नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2022 की बात है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, कुलधरा। गांव अपने रहस्यों और सूनेपन के लिए जाना जाता था। वहां से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली थी, रघुनाथ हवेली। कहते हैं यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी। कभी इसमें एक राजपूत परिवार रहा करता था, ठाकुर रघुनाथ सिंह का। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। लोगों ने कहा हवेली पर शाप लगा है। वक्त के साथ हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने उधर जाना बंद कर दिया। कहते थे रात को हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और अगर कोई उसे सुन ले तो अगले दिन जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये सब बातें आरव, एक फोटोग्राफर, के लिए बस अंधविश्वास थीं। आरव शहरी लड़का था, जयपुर से आया। हॉरर लोकेशंस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक था। वो अपने 2 दोस्तों किरण और रोहित के साथ कुलधरा पहुंचा। उनका मकसद था रघुनाथ हवेली के अंदर जाकर एक रात रुकना और डॉक्यूमेंट्री शूट करना। गांव के सरपंच ने उन्हें चेताया, बेटा सूरज ढलने से पहले हवेली से लौट आना, वहां रात में हवा भी जिंदा नहीं रहती। आरव हंस दिया, डरिए मत काका, हम कैमरे में सब कैद करेंगे, भूत भी अगर हो तो। शाम के करीब 5 बजे तीनों ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। रेत पर उनके पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे और दूर सूर्य धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली का रूप सामने आया। टूटी दीवारें, झुकी छतें और गेट पर उखड़ी हुई लकड़ी जिस पर लिखा था, यहां कोई नहीं रहता, वापस जाओ। किरण कांप गई। आरव, हमें सच में अंदर जाना चाहिए? आरव मुस्कुराया, कहानी तभी बनेगी जब डर को पार करेंगे। उन्होंने कैमरे ऑन किए और हवेली का गेट धकेला। गेट चर्र चर्र की आवाज करता खुला, जैसे किसी ने अंदर से स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चली। जगह जगह दीवारों पर उखड़े पोस्टर, फटी पर्दों से झांकती परछाइयां और फर्श पर बिखरे हुए पुराने बर्तन। रोहित ने धीरे कहा, यहां तो सच में कुछ गड़बड़ है। तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। किरण ने देखा, रिकॉर्डिंग में किसी औरत का साया दिखाई दिया जो सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो घबरा गई। आरव, वो देखो, कोई है वहां ऊपर। आरव ने कैमरे की तरफ देखा। स्क्रीन अब साफ थी। कुछ नहीं है यार, कैमरे की ग्लिच होगी। लेकिन उसी पल हवेली के अंदर से एक धीमी सिसकती आवाज आई। क्यों आए हो? वो आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुली हो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने कांपते हुए कहा, कसम से मैंने भी सुनी। आरव ने कैमरे का लेंस ऊपर की ओर मोड़ा, जहां पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस धूल और मकड़ी के जाले। देखो, डरने की जरूरत नहीं, आरव बोला। ये पुरानी हवेली है, हवा की आवाजें गूंजती रहती हैं। किरण ने धीरे कहा, पर आवाज में क्यों आए हो जैसा सवाल था। आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रिकॉर्डिंग चालू रखी। वे हवेली के अंदर आगे बढ़े। दीवारों पर पुराने तेल के दिए लगे थे, जो अब बुझ चुके थे। एक कमरे में किसी पुराने राजस्थानी परिवार की काली पड़ चुकी फोटो टंगी थी। फोटो में एक आदमी था, मूंछों वाला, राजपूत पोशाक में, शायद वही ठाकुर रघुनाथ सिंह। उसके बगल में एक औरत थी, सफेद साड़ी, पर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। आंखें ऐसी जैसे कैमरे से नहीं, किसी और दुनिया से देख रही हों। रोहित ने कहा, इस औरत की आंखें देखो, लग रहा जैसे हमें देख रही हो। किरण पीछे हट गई। चलो आगे बढ़ो, यहां मत रुकते। अगला दरवाजा खुलते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गंध बहुत अजीब थी, जैसे किसी पुरानी चीज पर खून सूख गया हो। गली के आखिर में एक लाल रंग का दरवाजा था। उस पर किसी ने खुरच कर लिखा था, इस कमरे में मत जाना। आरव हंसा, बस यही कमरा सबसे रोचक है। किरण ने रोकने की कोशिश की, नहीं आरव, ये मजाक नहीं है। लेकिन आरव ने दरवाजे की कुंडी घुमा दी। चर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य देखकर तीनों जम गए। कमरा पूरा लाल कपड़ों से ढका हुआ था। फर्श पर सूखे हुए फूल, दीवारों पर मंत्र जैसे चिन्ह और बीच में रखी एक पुरानी लकड़ी की पालना।
पालने के ऊपर एक काला कपड़ा पड़ा था। किरण ने कांपते हुए पूछा, क्या किसी बच्चे का कमरा था ये? आरव कैमरा लेकर पास गया और कपड़ा हटाया। नीचे एक लकड़ी की गुड़िया थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी त्वचा जैसा लग रहा था। अचानक हवेली की बत्तियां जो वो साथ लाए थे टिमटिमाने लगीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग हिलने लगी। रोहित चिल्लाया, आरव जल्दी बाहर चलो, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। किरण ने जोर से खींचा, पर दरवाजा जैसे अंदर से किसी ने पकड़ रखा हो। उसी वक्त पालना हिलने लगा अपने आप, और उसी आवाज में फिर फुसफुसाहट आई, बच्चा सो रहा है, उसे मत जगाओ। तीनों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। किरण की आंखों में आंसू थे। आरव, ये कोई प्रैंक नहीं है। आरव ने कैमरे को नीचे रखा और बोला, यहां सच में कुछ है। अचानक पालना जमीन पर गिर गया, धड़ाम, और उसके अंदर से कोई चीज लुढ़क कर बाहर आई। वो थी एक खून में सनी हुई बच्चों की हड्डी। किरण की चीख हवेली में गूंज गई। किरण की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर वो हड्डी उठाई। छोटी थी, जैसे किसी नवजात की हो। रोहित ने डर से पीछे हटते हुए कहा, भाई अब बहुत हो गया, चलो यहां से निकलते हैं। आरव ने दरवाजा खींचा, लेकिन जैसे पिछली बार दरवाजा हिला तक नहीं। कोई है क्या? आरव चिल्लाया, हमें बाहर जाने दो। कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा चली और कमरे में जलता लैंप अचानक बुझ गया। अंधेरे में किरण की सांसों की आवाज और डर से कांपती सिसकियां गूंज रही थीं। अचानक दीवार पर एक हल्की रोशनी उभरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाकर वहां कुछ लिखा हो। धीरे धीरे उस रोशनी में उभरने लगा एक नाम, सविता। किरण बोली, ये नाम किसका है? आरव ने कहा, शायद हवेली में रहने वाली वो औरत जिसे ठाकुर रघुनाथ की पत्नी कहते हैं। दीवार से जैसे किसी ने फुसफुसाया, मैं यही हूं। किरण ने डर के मारे पीछे देखा और उसकी आंखों के सामने खड़ी थी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा आधा जल चुका था और होंठों से धीरे धीरे खून टपक रहा था। वो बस इतना बोली, तुम लोग मेरे बच्चे को क्यों जगा रहे हो? रोहित ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया। लाइट झिलमिलाई और जब दोबारा रोशनी आई, वो औरत गायब थी। तीनों कमरे के कोने में सिमट गए। किरण रोते हुए बोली, आरव अब तो मान लो, ये जगह शापित है। आरव ने थरथराती आवाज में कहा, हमें पता करना होगा कि ये औरत कौन थी और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। सुबह होने का इंतजार करते करते वो तीनों किसी तरह हवेली के बाहर निकल पाए। जैसे ही सूरज निकला, दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी आवाज के। गांव लौटकर वे सीधे सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने उनकी हालत देखी तो पूछा, तुम लोगों ने अंदर क्या देखा? आरव ने कहा, काका, वहां किसी सविता नाम की औरत की आत्मा है। वो किसी बच्चे के बारे में बोल रही थी। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। सविता ठाकुर की पत्नी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कई साल पहले जब ठाकुर रघुनाथ जिंदा था, उसने शक में आकर अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। किरण ने पूछा, तो उसने क्या किया? सरपंच ने कांपते हुए कहा, उसने सविता को हवेली के उसी लाल कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दोनों की चीखें कभी बंद नहीं हुई। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो सविता और बच्चा दोनों लापता थे। बस दीवारों पर खून के निशान थे। रोहित ने गहरी सांस ली। मतलब वो उसी बच्चे की तलाश में है। आरव ने कहा, हमें इस कहानी को पूरा रिकॉर्ड करना होगा। शायद उसकी आत्मा को शांति दिलाने का यही रास्ता है। सरपंच ने चेताया, बेटा, हवेली के नीचे एक तहखाना है, वही असली रहस्य छुपा है, वहां मत जाना। आरव की आंखों में जिज्ञासा चमकी, तो अगला कदम तहखाने की तरफ होगा। अगले दिन दोपहर आरव ने कैमरा, टॉर्च और ऑडियो रिकॉर्डर तैयार किया। किरण और रोहित डरे हुए थे, पर अब पीछे लौटना संभव नहीं था। आरव बोला, हमें उस तहखाने का सच जानना ही होगा। अगर हम डर के मारे भाग गए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वे तीनों फिर हवेली पहुंचे। दिन का उजाला था, पर हवेली के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। हर बार की तरह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किरण ने कहा, अब ये अपने आप क्यों बंद होता है?
आरव ने कैमरे की तरफ देखा। शायद हवेली खुद हमें बंद करना चाहती है। वे मुख्य हॉल के पीछे गए, जहां जमीन में एक पुरानी लोहे की जाली जमी थी। सरपंच ने बताया था, यही तहखाने का रास्ता है। रोहित ने टॉर्च से रोशनी डाली। नीचे सिर्फ गहरी काली अंधेरी खाई नजर आ रही थी। आरव ने जाली हटाई और कहा, चलो नीचे चलते हैं। किरण ने डरते हुए कहा, अगर वहां कुछ हुआ तो? आरव ने शांत स्वर में कहा, डर ही हमें सच्चाई से रोकता है। सीढ़ियां पुरानी और गीली थीं। नीचे उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि सांस जम जाए। नीचे पहुंचते ही चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने ताबीज लटके हुए थे और एक दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यहां वह अब भी रोती है। किरण की रूह कांप गई। आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक उनके ऑडियो रिकॉर्डर में आवाज आई, वो आ रहे हैं, उसे मत जगाना। रोहित ने डर के मारे रिकॉर्डर गिरा दिया। आरव ने कैमरा घुमाया। दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। एक कोने में पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। किरण और रोहित पीछे खड़े थे। आरव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था, सविता। डायरी के पन्ने पुराने और खून से सने हुए थे। पहला पन्ना खोलते ही लिखा था, आज ठाकुर ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया। मैं अपने बच्चे की हर सांस सुन सकती हूं, पर वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम मरे तो ये हवेली भी चैन से नहीं जिएगी। किरण की आंखों से आंसू निकल आए। उसके साथ बहुत गलत हुआ। अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। वो सिसकियां अब जैसे दीवारों के अंदर से आ रही थीं। आरव, रोहित ने कांपते हुए कहा, वो पीछे है। आरव ने कैमरा घुमाया। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखों से खून टपक रहा था और गोद में एक लहूलुहान कपड़ा। वो फुसफुसाई, तुम मेरे बच्चे को ढूंढने आए हो? आरव ने कांपते हुए कहा, हां, हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। औरत धीरे धीरे उनके पास आई। हवा और ठंडी हो गई। दीवारों से फुसफुसाहटें उठीं। वो उसे तहखाने में ही दफना गया था। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। रोशनी झिलमिलाई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब दोबारा लाइट जली तो किरण गायब थी। जब रोशनी लौटी तो किरण वहां नहीं थी। आरव और रोहित के चेहरे से खून उतर गया। आरव चिल्लाया, किरण, कहां हो तुम? पर जवाब में बस गूंजती सिसकियां और दूर से आती हवा की सरसराहट थी। रोहित ने कांपते हुए कहा, वो औरत उसे ले गई। मैंने देखा उसकी परछाई किरण की तरफ बढ़ी थी। आरव ने कैमरा उठाया। अब उसमें सिर्फ धुंधली छवियां दिख रही थीं, पर एक फ्रेम में साफ नजर आया, किरण तहखाने के कोने में किसी के साथ खड़ी है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा, आरव बोला। वे दोनों धीरे धीरे तहखाने में आगे बढ़े। दीवारें अब जैसे जिंदा लग रही थी। हर ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। वो अब उसकी है, उसे मत छीनो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। छत से पानी टपक रहा था और फर्श पर पैरों के निशान, नन्हे नन्हे जैसे किसी बच्चे के हो। वो निशान सीढ़ियों की ओर जा रहे थे, जहां तहखाने का एक और रास्ता था, अंदर की गहराई में उतरता हुआ। रोहित डर से कांप रहा था। आरव, ये जगह किसी कब्र जैसी लग रही है। आरव बोला, शायद यही सविता और उसके बच्चे की दफन जगह है। वे नीचे उतरे। वहां हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर पुराने लोहे के छल्ले लगे थे, जैसे किसी को जंजीरों से बांधा गया हो। एक कोने में मिट्टी से ढका एक छोटा सा टीला था। उसके ऊपर टूटी हुई पालना रखी थी। आरव ने धीरे कहा, यही वो जगह है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक पीछे से किरण की आवाज आई। आरव दोनों मुड़े। किरण सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे घोंटने की कोशिश की हो। किरण, आरव ने दौड़कर कहा, तू ठीक है? किरण ने बिना जवाब दिए उसकी ओर देखा और मुस्कराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान। वो यहां है आरव। वो मुझे अपने बच्चे की मां बनाना चाहती है।
आरव पीछे हट गया। क्या बकवास है ये? किरण के शरीर से एक अजीब सी काली धुंध उठी और उसके पीछे वही औरत का चेहरा उभरा, सविता। अब वो किरण के शरीर में समा चुकी थी। सविता की आवाज गूंजी, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। वो ठाकुर ने छिपा दिया था, मेरे खून से जन्मा था, पर जिंदा दफन कर दिया गया। रोहित ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। आरव ने हिम्मत करके डायरी के पन्ने पलटे। अंतिम पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरा बच्चा छिपाया उसका वंश मिट जाएगा। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब सच्चाई को उजागर करने वाला मेरे रक्त का निशान देखेगा। आरव को समझ आया, शायद सविता की आत्मा सिर्फ सच्चाई बताना चाहती है, कोई बदला नहीं। सविता, आरव चिल्लाया, हमें बताओ तुम्हारा बच्चा कहां है? अचानक हवेली जोर से हिली, दीवारों से धूल झड़ने लगी और तहखाने की मिट्टी फट गई। टीले के नीचे से किसी हड्डियों के ढांचे जैसी आकृति उभरी, एक नन्हे बच्चे की कंकाल रूपी देह। सविता की चीख गूंज उठी, मेरे बच्चे को छूना मत। किरण जमीन पर गिर गई, उसका शरीर कांपने लगा। कमरे की हर दीवार पर अब लाल रोशनी फैल चुकी थी, जैसे किसी ने सैकड़ों दीपक जला दिए हो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, सविता, हम तुम्हारे बच्चे को सम्मान देंगे, उसे दफन नहीं, मुक्ति देंगे। कमरा अचानक शांत हो गया, लेकिन तभी बच्चे की कंकाल जैसी देह हिलने लगी।